प्रिय छात्रों, आपका केडीपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। चूंकि इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और भारत में व्यापार की दृष्टि से होता है। तो सबसे पहले वास्को डी गामा यूरोप से निकल करके आता है, जो कि पुर्तगाली होता है। 1498 ईस्वी में कालीकट स्थान पर आकर पहुंचता है और उसका भव्य स्वागत हिंदू शासक जिमोरिन करता है। उसके बाद डच आए। डच कब आए? 1595 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज कब आए? 1600 ईस्वी में। और उसके बाद आए फ्रेंच, यानी हम कह सकते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी लोग आए 1664 ईस्वी में। तो एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं, चूंकि वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PDAF। P मतलब पुर्तगाली, D मतलब डच, A मतलब अंग्रेज, F मतलब फ्रेंच। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद जब इनकी कंपनियों का स्थापना करना होता है तो उस क्रम को देखते हैं। उस क्रम में थोड़ा सा बदलाव होता है। P अपने स्थान पे रहता है और S, D और A में परिवर्तन। देखिए, अंग्रेज पहले आते हैं और डच बाद में आते हैं और उसके बाद फ्रांसीसी। तो एक ट्रिक बन गई कि PADF। ये क्या हुआ? यहाँ पे कंपनियों का स्थापना हो रहा है। तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली अपने कंपनियों का स्थापना कर देते हैं, जो कि कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी का निर्माण करते हैं 1503 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर अंग्रेज लोग, हालांकि आने के क्रम में ये तीसरे स्थान पे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दूसरे स्थान पे हैं। तो ये 1600 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और वहां लगा भी देते हैं, जो कि 1608 में सूरत को व्यापारिक कोठी बना लेते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर डच आते हैं। अब ये डच 1602 ईस्वी में स्थापना अपने कंपनी का कर देते हैं, लेकिन ये मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपना व्यापारिक कोठी बनाते हैं। इतनी सी बात समझ में आई होगी। उसके बाद फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में अपने कंपनी की स्थापना सूरत में करते हैं। तो ये कई जगह कई बार बच्चों को बहुत से कंफ्यूजन होते हैं कि भाई ये आए तो इस क्रम में, लेकिन कंपनी की स्थापना इस क्रम में किए, और इनका जो ये प्लेस है, इस प्लेस में गलती होती है कि इन्होंने कहां कहां पर अपनी व्यापारिक कोठियां लगाई। तो हम इसका एक एनालिसिस करके वैसे एक ट्रिक बनाए हैं। वो ट्रिक ऐसे है कि PADF कसम से, PADF कसम से। देखिए, आपको याद रहेगा, सिंपल ट्रिक। P तो अपने जगह पे है, तो PADF कसम से। कसम से, आप कसम से पे ध्यान देखिएगा। कसम यानी कोचीन, स से सूरत, म से मछलीपट्टनम और स से सूरत। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आप उस ट्रिक पे भी ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक यहां से उस पॉइंट को नोट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, कि पुर्तगाल का एक राजा जो प्रिंस हेनरी था, इन्हें द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखेंगे और नोट भी करते रहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पुर्तगालों ने क्या किया, उसके बाद डचों ने क्या किया, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, उसके बाद फ्रांसीसियों ने क्या किया। इसको पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। पुर्तगाल देखेंगे। पुर्तगाल नंबर 1 फ्रांसिस डी अल्मीडा, वहां से प्रथम वायसराय गवर्नर बन के आया, जिसने एक नीति अपनाई जिसे हम कहेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी। हिंदी में बोले तो शांत जल नीति उसने अपनाया था। आप ये फिगर देखेंगे। देखिए,
ये किस प्रकार से फिगर का निर्माण किया गया है और यहाँ पे एक हमने नाव बना दिया है, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। अच्छा, ये वाटर पॉलिसी है, देखिए वाटर, और इसने एक पॉलिसी मतलब आने जाने का जो मार्ग था उस पे भी इसने एक नीति बना दी थी। उस नीति को समझेंगे क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत चालाक किस्म का था, इसीलिए तो इसने बना दिया ब्लू वाटर पॉलिसी कि भाई जो भी आएगा इस पॉलिसी का कहीं ना कहीं वो नियम का पालन करेगा। समझ में आ रहा होगा। तो क्या याद रखेंगे, फ्रांसिस डी अल्मीडा, वैसे अल्मीडा नाम से जानते हैं। ओके, ये कब आया था, 1505 में और 1509 तक रहा। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि ये तो सिर्फ एक गवर्नर या वायसराय के पद पे काम किया, लेकिन वास्तविक इसका नाम है फ्रांसिस अल्बुकर्क। अब ये जो तुम्हारा अल्बुकर्क रहता है, ये इसे देखने में तो बुर्बक लग रहा है, देखिए अल्बुकर्क, लेकिन बहुत ही होशियार था ये। इसने क्या किया, इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है और इसने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया। ठीक है, उसके बाद इसकी नीति क्या थी, इसकी नीति देखिए, विवाह नीति। इसने समझ लिया था यदि हम विवाह नीति चला दिए तो जब हमारा रिलेशन बनने लगेगा तो बहुत ही अच्छा हमारा संबंध भारत से हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आगे देखेंगे किस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या क्या किया, वो तो अलग बात है। फिलहाल यहाँ देखते हैं, इसका एक 3G कॉन्सेप्ट था। 3G का मतलब जी जी जी, देखिए इस जी का मतलब गोल्ड, सोना चाहिए था, गॉड धार्मिक, गोल्डी प्रतिष्ठा, तो ये तीनों माध्यम से इस नीति को अपनाया था। तो इसलिए अल्बुकर्क देखने में तो यहाँ देखिए क्या लग रहा है, बुर्बक, लेकिन ये बुर्बक नहीं, बहुत ही होशियार था अल्बुकर्क। उसके बाद हम देखते हैं 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। अब ये जब गोवा पे अधिकार करता है तो उस टाइम दक्षिण भारत में बीजापुर के शासक जो आदिल शाह थे उन्हीं का शासन था गोवा पर। उसने क्या किया कि इनसे छीन लिया गोवा को। अब गोवा पे इसका कब्जा हो गया। 1510 ईस्वी में कब्जा करते हैं, लेकिन छूटते कब हम हैं गोवा को, कब छुड़ाते हैं, देखिए हमारा देश तो आजाद हो जाता है 1947 को, बट छुड़ाते हैं 1961 को, यानी सबसे लास्ट में गोवा आजाद होता है। ओके, उम्मीद है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। इन्होंने गोवा को राजधानी के रूप में बनाया। ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक उठा सकता है कि गोवा को राजधानी के रूप में किसने बनाया, तो बहुत सिंपल है। अच्छा, नीनो डी कुन्हा ने इसे किसने बनाया था, गोवा को राजधानी के रूप में बनाया था। यहां तक हम याद कर लिए और उम्मीद है कि यहां तक याद भी हो गया होगा। चलिए अब आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने शुरू की। तो आता है कि प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किसने किया, तो पी से प्रिंटिंग, अब पी से ही देखिए ना, पी से पुर्तगाली निकलता है, तो पी से प्रिंटिंग प्रेस, पी का ही तो कॉन्सेप्ट चल रहा है, आराम से याद रखेंगे। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया था, पुर्तगालियों ने, सिंपल सा फंडा, यार खत्म कहानी। उसके बाद डच, आप देखेंगे डच लोग आए, क्योंकि देखिए यहाँ क्रम नहीं है PDAF, तो डच में जो आता है उसका नाम होता है कॉर्नेलिया हाउटमैन। ये आता है 1595 और 96, एक साल रहा, इसने क्यों देखा, इंडोनेशिया में आया, तो इंडोनेशिया में आता है तो देखता है भाई यहाँ मसाला, यहाँ तो मसाला, क्योंकि उधर ठंडे प्रदेश में ना मसालों की बड़ी जरूरत थी, बड़ी कीमती चीज थी मसाला, जिसे आज मसाला कहते हैं, पहले औषधि होता था। ठीक, समझ रहे होंगे बात को, आज भी औषधि है, नियमित मिले तो ये औषधि और नहीं मसाला है। उसके बाद ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत में इसने किस चीज को अपनाया, तो वस्त्रों को अपनाया। देखिए मेरा भारत कितना महान है, यहां से लोग वस्त्र भी पहनना सीखे हैं, ये है भारत। चलिए ठीक है। उसके बाद 1759 में एक युद्ध होता है जो कि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, क्योंकि लगभग ये हमारे डच भैया गच्छ हो जाते हैं यहाँ पे, यानी समाप्त हो जाते हैं। 1759 ईस्वी में ये युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध, और बंगाल में, जो कि एक प्लेस है। इसमें डचों की पराजय हुई और अंग्रेज क्या करते हैं, डचों को वापस भेज देते हैं, यानी यहाँ पे अंग्रेज जीत जाते हैं और डच पराजय हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, डच तो भैया गए, अंग्रेज लोग बचे, यानी एक खत्म। देखा जाए तो ये डचों को भारत से निकाल फेंकते हैं।
अब बचा कौन? ये लोग बहुत, ये पुर्तगाली लोग जो है ना, ये बड़ा अपना सत्ता चला रहे थे, लेकिन अंग्रेज उनसे भी होशियार थे। देखिए, आइए देखते हैं। ये अंग्रेज जो थे 1600 ईस्वी में, जो हमारी महारानी थी, महारानी कह सकते हैं, एलिजाबेथ, इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये भारत में आई और आ करके व्यापार के माध्यम से आई थी। व्यापार ही वो उनको करना, एक ये लोग व्यापारी थे। बाद में यहां सत्ता जमा लिए और यहां से सोचे कि अब हम नहीं जाएंगे, तो ये व्यापार के माध्यम से आए 1600 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि 1603 ईस्वी में, ये डेट कई बार पूछा गया है। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और ब्रिटेन में जेम्स प्रथम का शासन हो जाता है। उसके बाद एक घटना और घटती है 1608 ईस्वी में। क्योंकि वहां अब जेम्स प्रथम का शासन था, तो जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को किसके दरबार में भेजा गया था? अरे कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, जानते हो, जहांगीर के, किसके? जहांगीर के। और जहांगीर किस वंश के शासक थे? मुगल वंश के शासक थे। तो इनके दरबार में भेजा गया और वहां पर ये आते हैं और वो पत्र को पढ़ते हैं। जहांगीर थोड़े खुश हो जाते हैं और कैप्टन हॉकिंस को खां के नाम से भी मतलब इन्हें सम्मानित कर देते हैं और खुश होकर कहते हैं ठीक है, आप व्यापार कर सकते हैं। फिर 1632 ईस्वी में एक कांड घटा गोलकुंडा में, जिसे हम कहते हैं सुनहरा फरमान, तथा 1650 ईस्वी में बंगाल में भी जारी हुआ। बंगाल में एक सूबेदार थे शाह सुजा जी, उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप बंगाल में ना 3000 रुपया, सिर्फ 3000 रुपया वार्षिक कर लेकर के आप भुगतान कर सकते हैं। देखिए, मतलब वर्ष का 3000 रुपया में आप मुझे टैक्स दीजिए और आप पूरे बंगाल में अपना व्यापार कीजिए। ये थे हमारे शाह सुजा जी, जो कि इसमें लिखा नहीं है, थोड़ा शॉर्ट किए हैं हम। और गुजरात ही सूरत कह सकते हैं। सूरत में इन्होंने कहा कि 10,000 रुपया वार्षिक कर से आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में जाकर के। अब ये सब तो भाई अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ, यानी जिसे हम अधिकार पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला कई बार इसे हम नोट कर लेना बच्चों, बहुत ही अच्छा ये है कि मैग्ना कार्टा क्या साबित हुआ या अधिकार पत्र क्या था। 1661 ईस्वी में एक घटना घटी जो कि पूरा इतिहास को ही उलटफेर कर देती है, और यहीं से तो भैया काम हो जाता है अंग्रेजों का शुरू। देखिए, 1661 ईस्वी में एकदम इतना बढ़िया नीति खेल दिए ना ये ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकेंड, ब्रिटेन के अरे ब्रिटेन वही, यही अंग्रेज, ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स सेकेंड। और यहां पे देखते हैं कि ये जो कैथरीन थी, ये पुर्तगाली थी, ये राजकुमारी थी, इनका विवाह हो जाता है। अब जब विवाह होता है, चूंकि ये पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन और वो थे चार्ल्स सेकेंड ब्रिटेन के, और जब विवाह होता है तो भैया दहेजवा में क्या करते हैं, 1668 ईस्वी में दहेज में पूरा मुंबई दे देते हैं पुर्तगाली। कन्या तो कन्या दिए और साथ में दहेज में पूरा मुंबई दे दिए। बोले भैया ये बंबई तुम्हारा है और आप इसमें 10 पाउंड वार्षिक दर से दे करके हमें टैक्स, आप व्यापार कर सकते हो, आप उस पर शासन कर सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने दे दिया, जो कि इनके लिए तो अब समझ लीजिए कि लाभ ही लाभ हो गया। अंग्रेजों के लिए एक रास्ता ही खुल गया भारत में स्थापना करने का। और उसके बाद एक देखते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये प्रथम प्रेसिडेंसी था जिसका हेड अय्यर को बनाया गया था, और 3 प्रकार से प्रेसिडेंसियां खुलती हैं। नंबर 1 फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, नंबर 2 फोर्ट विलियम कलकत्ता में, और नंबर 3 फोर्ट लुई। तो ये तीनों कोठियां खुलती हैं और जिन पे क्या होता है कि अंग्रेजों का शासन होता है। ठीक है, कल हम फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम कर्नाटक के बारे में। नमस्कार।